नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल के लिए जो हम साइंस आपको सीरीज उपलब्ध करा रहे हैं, उसी क्रम में आज हम पहुंच गए हैं सीरीज नंबर 8। सीरीज का मतलब क्या है कि एक टेस्ट सीरीज में आपको 25 प्रश्न मैं उपलब्ध करा रहा हूं। 8 का मतलब है कि 25 अट्ठे लगभग 200 प्रश्न आपको उपलब्ध करा दिया हूं, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, इस सीरीज में कम से कम 200 नहीं, कम से कम 2000 प्रश्न मैं कराऊंगा केवल साइंस का। इतने ही प्रश्न लगभग आपको मैं करंट अफेयर का भी कराने वाला हूं, है ना। सारे सब्जेक्ट का लगभग इतना इतना मैं प्रश्न आपको सीरीज करा दूंगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग बिल्कुल एकदम जीरो से शुरू, एक मिनट, हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। आज भी जो हमने पिछले वीडियो में समझा था उसके अलावा आज हम समझते हैं, और हर एक ऑप्शन का हम लोग बढ़िया से इसमें व्यवस्था भी करेंगे, समझेंगे भी। तो चलिए एकदम बिल्कुल अच्छे से शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो भैया प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आप लोग देख लें जाकर के। 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। एक तो प्लेलिस्ट आपको मिलेगा करंट अफेयर का फिलहाल, और एक मिलेगा साइंस का। तो दोनों प्लेलिस्ट को आप देखिएगा जरूर। चलिए आइए तो हम लोग शुरू करते हैं। 3 जगत का वर्गीकरण हैकल ने दिया जिसमें शामिल नहीं था। जब वर्गीकरण किया जा रहा था तो 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत, 5 जगत आपने पढ़ा होगा ना। तो कह रहा है कि भाई जो 3 जगत का वर्गीकरण किया था वो किसने किया था? हैकल ने। ठीक है, ये तो जान गए। जिसमें शामिल नहीं था, कौन शामिल नहीं था? तो देखिए, जंतु तो शामिल था ही, पादप भी शामिल था, प्रोटिस्टा भी शामिल था। कवक जो था यह शामिल नहीं था। कवक 5वें जगत के वर्गीकरण में शामिल हुआ है। कवक जो है यह 5वें जगत के वर्गीकरण में शामिल हुआ है। मैं वर्गीकरण का जरा आपको बता दूं। पहला हुआ था 2 जगत का वर्गीकरण। पहला क्या था? 2 जगत का वर्गीकरण था। 2 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? तो लीनियस ने किया था। किसने किया था? तो सर कहेंगे कि लीनियस ने किया था। 2 जगत का वर्गीकरण लीनियस ने किया था। जो बता रहे हैं उसको नोट करिए, बहुत फायदा करेगा एग्जाम में। लीनियस ने जब किया था तो उसने 2 भाग में बांटा था। एक तो बांटा था भाई जंतु, और दूसरा बांटा था उसने पादप। दूसरा क्या बांटा था? पादप। ठीक ना। लीनियस का 2 जगत का वर्गीकरण। 3 जगत का वर्गीकरण आप देख रहे हैं कि हैकल के द्वारा किया गया है, जिसमें 3 जगत में क्या क्या था? देखिए, पहला तो जंतु था ही, चूंकि 2 जगत तक हो चुका था। दूसरा आपका पादप था ही सर। तीसरा इसने क्या जोड़ा? तो इसने जोड़ा है प्रोटिस्टा। तीसरा क्या जोड़ा है? तो तीसरा इसने जोड़ा है भैया प्रोटिस्टा। ठीक ना। तो ये 3 जगत का वर्गीकरण आपको यहां पर देखने को मिल गया होगा कि 3 जगत का वर्गीकरण। एक और आ जाता है, अभी चौथा आएगा। ये 2 जगत का हो गया, हैकल ने 3 जगत का हो गया। चौथे जगत का जो वर्गीकरण था वह कोपलैंड ने किया था। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं फिर लिख दूं, चौथे जगत का जो वर्गीकरण किया था यह किसने किया था? तो यह कोपलैंड ने किया था। देखिए, 2 जगत में था कौन कौन? तो जंतु था, फिर पादप था, तीसरे में एक ऐड हो गया प्रोटिस्टा। चौथे में क्या ऐड होगा? तो चौथे में ऐड होगा मोनेरा। क्या ऐड होगा? मोनेरा चौथे में ऐड होगा। मोनेरा के अंतर्गत आपको नीलहरित शैवाल देखने को मिल जाता है। ठीक ना, चौथा में। और चौथा किसने? तो चौथा बताएंगे कि सर कोपलैंड। 5वां जब आता है तो 5वां में जुड़ जाता है कवक। ये 5वां जब जुड़ेगा तो 5वां जुड़ जाता है कवक। और पूछता है एग्जाम में कि 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? तो 5 जगत का वर्गीकरण व्हिटेकर। नाम याद रखिएगा। देखिए, मैं शुरुआत से बता रहा हूं। 2 जगत का तो सर लीनियस, पादप और जंतु। ठीक ना। 3 जगत का तो 3 जगत का हैकल, जिसमें पादप, जंतु और प्रोटिस्टा। ठीक। 4 जगत का वर्गीकरण तो 4 जगत का वर्गीकरण में कोपलैंड आते हैं, जिसमें पादप और जंतु पहले में थे, प्रोटिस्टा दूसरे में, यानी कि जो 3 जगत का वर्गीकरण हुआ था। चौथे में आपको मोनेरा ऐड होता है, जो कोपलैंड के द्वारा ऐड किया जाता है।
और पांचवा जो आखिरी होता है उसमें आपको क्या होता है, कवक ऐड होता है, जो विटेकर के द्वारा ऐड किया गया है। तो ये पांचों पढ़ लिया, 2 3 4 5, है ना। लिनियस, हैकल, कोपलैंड, विटेकर। तीसरे में ऐड हुआ प्रोटिस्टा, फिर ऐड हुआ आपका मोनेरा चौथे में, पांचवे में कवक। क्लियर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छे से समझ लीजिए तब मजा आएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। चलो भाई आ जाओ। इनमें से किसे सुसाइड बैग ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की आत्महत्या की थैली, है ना। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? बहुत ही चर्चित प्रश्न है। राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक, तो किसको कहते हैं भाई? तो ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या, है ना, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये आत्महत्या की थैली क्यों कहलाता है? इसमें जब विटामिन ज्यादा हो जाता है, विटामिन ए, तो ये अपने ही कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, पचाने लगता है। इस वजह से इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। जब अपने ही कोशिका को ये पचा डालता है, इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम के खोज पूछता है किसने किया था, तो लाइसोसोम के खोज करता भैया डी, कहीं ड्यूब मिलेगा, कहीं डूबे मिलेगा, है ना, डी ड्यूब ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? तो पावर हाउस कहते हैं इसको, पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह या शक्ति घर या पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया है? तो अल्टमैन, नोट कर लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया है? तो बेंडा ने किया है। किसने किया है? बेंडा। ठीक ना, तो यहां तक ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके खोजकर्ता जो हैं पेलेड हैं, है ना। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, इतनी बातें आपको ध्यान देना है इनके बारे में। हरित लवक ये पादप कोशिका में होता है। ये कहां होता है? पादप में, जंतु में नहीं होगा। चले आगे, आ जाइए भाई। इस हार्मोन को नारी विकास हार्मोन भी कहा जाता है, या नारी विकास हार्मोन के नाम से जानता है। बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था, और पूछा था कि फीमेल सेक्स हार्मोन के रूप में किसे जाना जाता है? फीमेल सेक्स हार्मोन या नारी विकास हार्मोन। तो देखिएगा, फीमेल सेक्स हार्मोन इसको कहते हैं। एस्ट्रोजन को नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। अगर पूछता है मेल सेक्स हार्मोन, तो मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन को, है ना। ये पुरुष, यहां आ जाएगा पुरुष विकास हार्मोन या मादा विकास हार्मोन, नर, मादा तो यह है ही, नारी विकास है यानी मादा है, नर हो जाएगा तो टेस्टोस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, यह महिलाओं में जो मासिक चक्र होता है, जो पीरियड होता है, उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है ना, यह प्रसव के दौरान, जब प्रसव होता है उस समय ये कंफर्टेबल फील कराता है, सहायता प्रदान करता है, रिलैक्सिन। पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वह मासिक चक्र को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आइए, इनमें से कौन एक द्वैध पादप है? द्वैध पादप क्या है भैया? द्वैध पादप मतलब एक पादप नहीं है, दो पादप इसमें जुड़े हुए होंगे। इसमें जुड़े होंगे पहले कौन कौन? एक तो होगा कवक और एक होगा शैवाल, है ना। और इनका, ये दोनों का रिलेशन जो है यह कहलाता है
सिम्बायोटिक रिलेशन। अगर हिंदी की मैं बात करूं तो सहजीवी संबंध, ठीक ना। इन्हें हेलोटिज्म के भी नाम से जाना जाता है। क्या? हेलोटिज्म, ध्यान रखिएगा, हेलोटिज्म कहलाता है। इनका परस्पर जो रिलेशन है वो हेलोटिज्म के नाम से भी जाना जाता है। कवक इनको देता है भैया, सहायता प्रदान करता है, और शैवाल इनको प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है ना। एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये इनको रहने के लिए घर दे दिया कि चलो भाई रह लो, और चलिए हम आपको खाना बना देंगे। जैसे आप लोग रहते हैं हॉस्टल वगैरह में, है ना, तो दो लोग रहते हैं, तो भाई एक आदमी थोड़ा सा गरीब है, पैसा नहीं जुड़ रहा है, तो आप कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम खाना वाना बना देना दोनों टाइम का, और किराया हम कर देंगे, है ना। तो यही इनके में भी है, सहजीवन संबंध में। शैवाल जो है, चूंकि जानते हैं कवक में हरित लवक नहीं होता है, नहीं, तो ये खाना नहीं बना सकता है, लेकिन शैवाल अपना खाना बनाता है, तो चलो तुम भी खा लो, ये सिस्टम होता है। ये लाइकेन होता है, ध्यान रखिएगा, लाइकेन इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए चलिए भाई, आइए, समस्थानिक कहलाते हैं। दो तरह के आपको मिलता है इसमें, एक समभारिक और एक समस्थानिक। जरा सा आज मैं बताऊंगा, आज अच्छे से आपको समझना है। मान के चलिए कि एक आदमी है ना, ये आदमी है, इसके ये हाथ हो गए, अंगुलियां हो गई, है ना, ये अंगुली, बस थोड़ा सा समय दीजिए, समझ लीजिएगा, ठीक। ये इनका पैर है, पैर की अंगुलियां हैं, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? समस्थानिक। ये आदमी मान के चलिए कि खड़ा है यहां ग्राउंड पर, ऐसे खड़ा है जमीन पर, और ये सर पे कुछ बोझ लिए हुए है, इतना ऐसे ऐसे रखे हुए है, ठीक ना, ये ऐसे पकड़ करके ऐसे रखे हुए है सर पर अपना, ठीक। समस्थानिक। अब ये खड़ा कहां है? तो भैया किसी स्थान पर खड़ा है, यानी कि ये नीचे तो हो जाएगा, ये स्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, स्थान हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, एक ही परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक समान होगा, यानी कि परमाणु क्रमांक आता है नीचे वाला, है ना, क्रमांक आता है ये वाला समस्थानिक, ये क्रमांक से जोड़ता है, परमाणु क्रमांक समान है, इसका मतलब ये समस्थानिक है। अब कहेंगे सर ये क्यों बताए थे? तो ये बताए थे इसलिए, भार, भार कहां रखे है? सर पर, तो संभारिक, संभारिक होता है, जैसे आपको लिखा मिलेगा, जैसे आपको लिखा मिलेगा, कुछ भी ऐसे लिख दिया जाए, F42 और इधर 16, है ना, तो ये संभारिक हो जाएगा ऊपर वाला, और ये नीचे वाला होगा समस्थानिक, जब दोनों का एक मिलेगा तब, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे फिर से मैं एक बार समझा दूं, यहां पर देखिए, जैसे कोई तत्व हो गया, इसका 16F और 42 हो गया, और कोई ये हो गया, मतलब है तो नहीं ऐसा, लेकिन मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक ना, 18, तो ये दोनों इसका बराबर है, यानी कि इसका ये क्या हो जाएगा? संभारिक हो जाएगा। यहां पर समस्थानिक है, यानी कि जिनका परमाणु क्रमांक नीचे वाला समान होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे, नहीं समझे हैं तो कोशिश करिए समझने का। CaSO4 इंटू हाफ, 1/2 है ना, हाफ H2O को जाना जाता है। हाफ मतलब आधा, हाफ मतलब आधा, तो किसको कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को CaSO4 इंटू हाफ H2O, हाफ H2O के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। अब यही होता है CaSO4, है ना, इंटू 2H2O, 2H2O जब हो जाएगा तो हो जाएगा जिप्सम। अब खाली हाफ हो जाने से हो जाता है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 2 हो जाने से क्या होता है? जिप्सम। अब याद कैसे रखें? तो देखिए, यहां हाफ H2O है, याद रखिएगा, हाफ जब आए तो शुरुआत हाफ से होगी, आधा प से होगी, ठीक ना, शुरुआत हाफ से होगी। जब हाफ से शुरू हो, आधा प से, तो समझिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी हाफ वाला होगा, हाफ H2O। क्लियर है? क्लियर है। चूने का पानी और कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी यानी कि कैल्शियम है, और इसमें क्या है? CaOH की होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO क्या?
3 जानते ही होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना। तो इतना क्लियर हो गया। चलें आगे, चलें, आ जाओ भैया। किसने एक्स रे यानी एक्स किरणें की खोज किसके द्वारा की गई है? चैडविक के द्वारा, रॉन्टजन के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा या थॉमसन के द्वारा? तो एक्सरे किरणें जो हैं उसका खोज रॉन्टजन ने किया था। किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था, ठीक ना। चैडविक ने किसका किया था? न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक ना, ठीक ना। और रदरफोर्ड के बारे में जानते हैं, इसने सोने की पतली पन्नी से अल्फा कणों को टकराया और परमाणु के नाभिक की खोज कर डाली। किसकी खोज कर डाली? तो इसने नाभिक की खोज कर डाली। थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज, थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक ना। और चैडविक न्यूट्रॉन की खोज। क्लियर? क्लियर। आओ भाई, कांच का भूरा रंग प्राप्त किया जा सकता है। भूरा रंग कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो भूरा रंग प्राप्त किया जाता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, अब कहेंगे सर आयरन ऑक्साइड तो है नहीं, तो फेरिक ऑक्साइड, आप आयरन ऑक्साइड से ही संबंध रखिए इसका। तो ये हो जाएगा कांच का भूरा रंग, जो फेरिक ऑक्साइड। क्लियर? क्लियर है सर। आओ भाई, चलो भाई आ जाओ। इनमें से कौन खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? देखिए, आपने पढ़ा है जल कौन पहुंचाता है ना, और खनिज लवण कौन और भोजन कौन, ये पढ़ा है ना। तो जल पूछता है तो जाइलम होता है, जल पूछता है जाइलम, और खनिज लवण भी जाइलम, और भोजन पूछेगा तो फ्लोएम। ध्यान रखिएगा, भोजन को पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है, जल और खनिज लवण को कौन? तो जाइलम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओ भाई, किसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान या कब्रगाह। कब्रगाह किसको कहते हैं? जहां मरने के बाद किसी को दफन किया जाता है ना, उसको कब्रिस्तान कहते हैं। तो आरबीसी की मृत्यु कहां होती है? सीधा आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि भैया आरबीसी की मृत्यु कहां होती है? तो कहां होगी? स्प्लीन यानी प्लीहा में। कहां होगी? स्प्लीन में यानी कि प्लीहा। कभी कभी लीवर में भी इसकी डेथ होती है, लेकिन सामान्यतः अगर स्प्लीन या प्लीहा आंसर ना हो तब आपको लीवर करना है, यानी यकृत करना है, और जब स्प्लीन हो तो स्प्लीन ही राइट आंसर करना है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, ठीक, ध्यान दीजिएगा। बनता कहां है? तो ये बनता है बोन मैरो में। बनता कहां है? बोन मैरो में। बोन मैरो जानते हैं ना, अस्थि मज्जा, हड्डी, जैसे ये हड्डी है, ठीक ना, ये ऐसे हड्डी है, हड्डी के बीच जो जगह होता है इसमें देखिएगा बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा, इसी में इसका निर्माण होता है। ठीक, क्लियर बा? क्लियर बा सर। आओ भैया आगे आ जाओ। इसे सुनहरे शैवाल के रूप में भी जाना जाता है। शैवाल से प्रश्न आता है, कभी भूरा शैवाल, कभी हरा शैवाल, कभी नीला, है ना, ऐसे पूछेगा। आज पूछ दिया है सुनहरे शैवाल। तो सुनहरे शैवाल किसको कहते हैं? सुनहरे शैवाल पूछे तो बताएंगे क्राइसोफाइसी। हरे शैवाल इसको कहते हैं हरे शैवाल, है ना, हरे होता है। जैंथोफाइसी पीले, और क्राइसोफाइसी सुनहरे। तो ये तीनों आपको याद रखना है। आओ भाई, इसे भूरे शैवाल किसे कहते हैं भैया? डायनोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। देखिए, रोडो तो होगा लाल शैवाल, क्राइसो होगा सुनहरे शैवाल, अभी तो बताया हूं। भूरे होगा फियोफाइसी होगा, है ना,
फियो होगा क्या, वोरेस होगा। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना था। ये प्रश्न आता है यहां से, वो मत सोचिएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कह रहा है जो सिंगल सेल से निर्मित हो। तो एक कोशिकीय जीव का जो उदाहरण है वह है, क्या है भैया, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वह एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ठीक ना। इकाइनोडर्मेटा में आप चलते हैं, इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि यहां से भी पूछता है, इससे भी पूछेगा, इससे भी पूछेगा। तो सबसे पहले आर्थ्रोपोडा का मैं बता देता हूं, बार बार मैं इसको बताता हूं, कीट, मकड़ी, केकड़ा, ये सब आता है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। ये सब किसके अंतर्गत आता है, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं तो इसमें आता है समुद्री जो स्टारफिश होता है, क्या होता है, जो स्टारफिश जो होता है, ये आ जाता है आपका किसके अंतर्गत, तो ये आ जाता है आपका इकाइनोडर्म्स या इकाइनोडर्मेटा। प्रोटोजोआ आपको मैं बता ही दिया कि ये सिंगल सेलुलर जीव है ना, प्रोटोजोआ। आर्थ्रोपोडा में बता ही दिया, कीट, मकड़ी, केकड़ा, है ना। एनालिड्स के अंतर्गत क्या क्या आएगा भैया, तो इसके अंतर्गत आएगा केचुआ, जोंक, ये आ जाएगा इसके अंतर्गत, क्लियर। इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश या समुद्री काकड़ी भी कह सकते हो, तो वो भी आता है। आर्थ्रोपोडा कीट, मकड़ी, केकड़ा। प्रोटोजोआ में एक कोशिकीय बताई दी, एनालिड्स में केचुआ, जोंक बताए दी, ठीक। हाँ चलो आइए, एक मिनट, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र कहां होता है, दो प्रश्न इस पर बनता है, एक प्रोकैरियोटिक में और एक यूकैरियोटिक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब जो भी करा रहा हूं। तो यूकैरियोटिक पूछे भैया तो बताएंगे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा झिल्ली में श्वसन। प्रोकैरियोटिक तो पी से प्रो और पी से प्लाज्मा, यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकेन, है ना, पेप्टाइडो देखिए है ना, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, ये जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है। पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। कवक की कोशिका भित्ति होती है काइटिन या ग्लूकोसेमिन की। एक मिनट, है ना, ग्लूकोसेमिन और किसकी, सेलुलोज हो गया पादप, और पेप्टाइडोग्लाइकेन हो गया आपका, मैं बता ही दिया जीवाणु। ग्लूकोसेमिन किसका हो गया, कवक का हो गया। और ग्लाइकोप्रोटीन की किसकी होती है, देखिए सेलुलोज हो गया पादप, क्लियर है। ग्लूकोसेमिन हो गया कवक, क्लियर है। पेप्टाइडोग्लाइकेन जीवाणु की होती है। और ग्लाइकोप्रोटीन किसकी होगी भैया, तो ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है, ग्लाइकोप्रोटीन कवक की, पादप की, शैवाल की, है ना। यहां जरा सा कंफ्यूजन हो रहा था मुझे, अब क्लियर हो गया। पादप हो गया, कवक हो गया, शैवाल हो गया, और ये जीवाणु हो गया, क्लियर है। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत किसी को समझने में नहीं दिक्कत होनी चाहिए, है ना। आइए चलिए, नैनोमीटर जानते हैं, -9 10 की पावर, तो ये तो इजी में आएगा। चलो भाई, नींबू निचोड़ने की मशीन, आइए, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये प्रथम का होगा कि दूसरे का होगा। अच्छा, आपने देखा है नींबू निचोड़ने से पहले, जैसे ये नींबू है, इसको क्या करते हैं कि नींबू निचोड़ने से पहले काट देते हैं 2 भाग में, बस इतने से आप याद रखिएगा कि दूसरे श्रेणी का उत्तोलक है। देखिए एक चीज मैं बता देता हूं, प्रथम श्रेणी, दूसरे श्रेणी और तीसरे श्रेणी, है ना।
दूसरा श्रेणी का जो भी उत्तोलक होगा उसमें भार बीच में रहता है। उसमें क्या रहता है? भार बीच में रहता है दूसरे श्रेणी का उत्तोलक, ठीक ना, भार बीच में। जैसे नींबू निचोड़ने का मशीन देखा होगा आपने, बीच में नींबू रखा जाता है, इधर से दबाया जाता है और इधर उसका क्लिप लगा होता है, बीच में भार होता है। तो जब लोड बीच में आए तब क्या बताएंगे कि दूसरे श्रेणी का। एग्जाम्पल और मैं देता हूं, जैसे खैनी काटने वाला जो होता है ना, उसमें बीच में खैनी रख के काटते हैं, तो बीच में रहे तो वो क्या, दूसरे श्रेणी का होगा। बीच में जब प्रयास रहता है बीच में, यानी कि जहां से आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं, वो अगर बीच में होता है तो तीसरे श्रेणी का उत्तोलक होता है ना। और जब क्लिप बीच में होगा, क्लिप जो फुलक्रम लगा होता है वो अगर बीच में होता है तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, फिलहाल इतना ध्यान रखिए यहां पर। चलिए, एक वस्तु दूसरे वस्तुओं से चिपकती हैं। कैसे चिपकेगा? बुलाएगा ना, आ चिपकना है भाई, आ मतलब आसंजक, आसंजक, ऐसे करके याद कर लिएगा कि जब चिपक रहा है इसका मतलब बुला रहा है कि आ चिपक रहा हूं। चलो भैया, इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा? अपवर्तन मतलब देखिए होता क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो अपनी दिशा बदलता है, मुड़ेगा, यानी कि ज्यादा मुड़ेगा तो ज्यादा अपवर्तनांक, कम मुड़ रहा है तो कम अपवर्तनांक। तो सबसे ज्यादा मुड़ता है बैंगनी, सबसे ज्यादा मुड़ता है कौन? तो बैंगनी मुड़ेगा। कम सबसे मुड़ता है लाल, ध्यान रखिएगा, लाल हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आइए, फिनाइलफिथलीन का क्षारीय विलयन कैसा होगा? फिनाइलफिथलीन का क्षारीय विलयन कैसा होगा? तो ये क्षारीय विलयन अगर पूछता है तो क्षारीय विलयन होता है गुलाबी, क्षारीय विलयन गुलाबी होता है इसका, ध्यान रखिएगा। क्षारीय विलयन इसका कैसा होता है? गुलाबी होता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है भाई दरोगा में ये वाला टॉपिक। देखिए, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग निकलता है, दो पूछता है, हरा और लाल चटक। लाल पूछे तो स्ट्रांसियम होगा और हरा पूछे तो क्या होगा? बेरियम के कारण। तो हरा पूछ रहा है तो बेरियम बताएंगे, लाल पूछेगा तो स्ट्रांसियम बताएंगे। चलिए, उजला थोथा के नाम से भी जाना जाता है, उजला थोथा यानी कि सफेद कशिश, है ना, सफेद कशिश। तो उजला थोथा होता है भाई जिंक सल्फेट, नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट, है ना, और एक होता है हरा थोथा, हरा कशिश। जरा कमेंट करिएगा हरा कशिश किसको कहते हैं। आइए चलिए, गन्ना में लाल सड़न रोग होने का कारण क्या है? गन्ना में लाल सड़न रोग होने का कारण इनमें से कौन है? तो लाल सड़न रोग पहले तो जान लीजिए कि ये होता है कवक, है ना, कवक से। और ये कौन सा कवक है? कोलेटिटिकम फॉक्टम। जी हाँ, कोलेटिटिकम फॉक्टम, ये गन्ने में रेड रॉट या लाल सड़न रोग कहते हैं। नहीं देखे थे बचपन में जब खेत में गन्ना के लिए जाते थे, है ना, तो देखते हैं बीच में क्या देखते थे कि जो गन्ना है इसमें लाल लाल ऐसे ऐसे हो गया है, तो लोग कहते थे अरे इस पर सियार मूत दिया, सियार पेशाब कर दिया, नहीं कहते थे बचपन में। तो ये जो होता है कोलेट्रिकम फॉल्कटम, और ये है क्या? तो ये कवक है, ये भैया कवक है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आइए, कुछ और सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल, प्योर वाटर, है ना, यहां पर देखिए वर्षा का जल आपसे नहीं पूछ रहा है, शुद्ध जल पूछ रहा है जो न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कि कौन सा होगा? उदासीन होगा, 7। चलिए आज का आखिरी सवाल। चलिए भैया, नील हरित शैवाल आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं। अगर शुरू में आपने ध्यान दिया होगा पहला ही प्रश्न तो इसको मैंने कराया था और बताया था कि मोनेरा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मोनेरा के अंतर्गत। और मोनेरा को ऐड किसने किया था? तो चौथे जगत में ऐड हुआ था ये कोपलैंड के द्वारा, पांचवें जगत में नहीं, चौथे में। पांचवें में तो व्हिटेकर ने ऐड किया था ना कवक को, चौथे जगत में इसको ऐड किया गया था मोनेरा को।
तो चलिए, इतने ही प्रश्न थे, अब नहीं है सवाल। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा और जो भी पॉइंट बताया हूं उसको आप लोगों ने नोट किया होगा। ऐसे ही साइंस कराने के बाद फिर मैं पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, ऐसे 2-2 हजार क्वेश्चन सबके मैं आपको दूंगा। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए मैंने आप लोगों से सलाह मांगा था कि कितना कम से कम आप पे करोगे ताकि हम एक व्यक्ति को रखें और पीडीएफ उपलब्ध कराएं। तो आप लोग कमेंट तो करते नहीं है, खाली कहते हैं पीडीएफ पीडीएफ। तो भाई अब मैं तो बना नहीं पाऊंगा इतना पीडीएफ, सबको फिर से रीजनरेट करना बड़ा समय लगता है, टाइम का अभाव है, जानते ही हो। तो कमेंट करें कितना मिनिमम पे कर पाओगे जिससे हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दें। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।